अच्छा आशिक, सॉरी ओके, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा आज की क्लास में हमने क्या देखना है, एक हम दोबारा एक डिज़ाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सिस्टम है आउटगोइंग फीडर व्हाट वी हैव, दिस इज इन द इंडस्ट्री। इसमें ये है कि हमने सिलेक्टिव प्रोटेक्शन डिज़ाइन करनी है यूजिंग जोन सिलेक्टिविटी मेथड। और इसमें हमारे पास इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है कि हमारे पास दो फीडर्स हैं, मेन टू सप्लाई लाइन्स हैं यहाँ पे विच इज़ 10 kV। दोनों सिस्टम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका आइडेंटिकल है। ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है कि हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स गिवन है, इसको ज़रा नोट डाउन कर लें, डायग्राम आप बना लें और साथ साथ कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है इस दफ़ा। ओके, तो इसमें जो मिनिमम शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ गिवन है इस ग्रिड की एट दिस पॉइंट दैट इज़ गिवन 250 MVA। और हमारे पास जो मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी है यहाँ पे जो अवेलेबल है दैट इज़ 350 MVA। एंड देन व्हाट वी हैव हियर, वी हैव द ट्रांसफार्मर पैरामीटर ओवर हियर जो हमारे पास DYN5 कैटेगरी का है। और इसके जो रेटेड वोल्टेजेस हैं वो 10.5 kV से लेकर 0.724 kV तक है। We have some sort of tape setting over here, ±2 tape settings, and we have 2.5% इसमें tape setting इसमें change हो सकती है। इसके अलावा इसकी जो पावर कैपेबिलिटी है दैट इज 3.2 MVA। परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इज गिवन 7% और परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस इज 0.5%। यहाँ पे हमारे पास जो केबल गिवन है उसका पैरामीटर है NYY0। इसमें जो इसका मतलब होता है यानी कि ये सिंगल कोर केबल इस्तेमाल की है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 400 mm² है, 3 फेज सिस्टम्स के लिए है। एंड वी हैव 5 पैरेलल केबल्स। ठीक है, इसके अलावा ये जो पार्ट है ये आपका ग्राउंड का पार्ट है, दिस इज फॉर द फेस, दिस इज फॉर द फेस एंड दिस इज द ग्राउंड केबल। ग्राउंड केबल में हम लोगों ने जो इसमें इंस्टॉल किया है यानी सिस्टम में जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन है 400 mm² का जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारे पास ग्राउंड केबल का है, दैट इज आल्सो अ सिंगल फेस यानी कि सिंगल कोर सिस्टम, नॉट सिंगल फेस, सिंगल कोर। एंड दे आर 3 नंबर ऑफ पैरेलल केबल्स। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। सर इसकी सर ठीक है लेकिन जी एक मिनट, अब इसको थोड़ा कंटिन्यू करें ओके क्लास को। अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास जो लेंथ है केबल की दैट इज 30 मीटर। ओके, इसके अलावा हमारे पास सिस्टम में यहाँ पे 2 मोटर्स लगी हुई हैं, वी हैव 2 मोटर्स ओवर हियर वाया 2 केबल्स। ठीक है, इसमें जो पैरामीटर गिवन है फॉर दिस केबल 2 पैरामीटर फॉर द केबल 2 वी हैव 35 mm² की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और दिस इज 3 कोर केबल यानी कि हमारे पास 3 फेज सिस्टम यहाँ पे है। और जो 16 का मतलब यहाँ पे जो उसकी जो ग्राउंड की जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो केबल नंबर 3 है वो हमारे पास 3 फेज सिस्टम है 185 क्रॉस सेक्शन केबल का और यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आर 3। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो ग्राउंड की केबल है जो इस्तेमाल हो रही है वो आपके पास जो शील्डिंग है 95 mm² की यहाँ पे ग्राउंड वायर इस्तेमाल हो रही है। The length given है केबल की that is 60 मीटर and here we have 450 मीटर। सेकंड, जहाँ पे हमारे पास जो मोटर्स हैं उसके डिटेल पैरामीटर्स आगे गिवन है। यहाँ पे जो पावर हमारे पास मोटर गिवन है दैट इज 45 किलोवाट एंड वी हैव ओवर हियर 315 किलोवाट। अब टारगेट यहाँ हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो रिलेज हैं इसकी हमने सेटिंग करनी है। ठीक है, इसको डिज़ाइन करना है और इसकी कोऑर्डिनेशन करनी है कि हमारे पास यहाँ पे जो फ्यूज लगे हुए हैं
उसके साथ इसकी कोऑर्डिनेशन कैसे होगी। ये फ्यूज ऑलरेडी गिवन है, आगे टेबल्स में इसके पैरामीटर भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और फॉल्ट लेवल जो हमारे पास नॉर्मली गिवन होता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है 8K1 के ऊपर और बस बार के ऊपर, और हमारे पास यहाँ चेक करना है कि K2 जो मिनिमम फॉल्ट यहाँ पे डिटेक्ट होगा, और एट K3 एज वेल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन दिस फ्यूजेस एंड देन दिस रिलेज। ठीक है, ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बराबर होगा इसके मुकाबले में। तो बेसिकली अगर हम एक को डिज़ाइन करें तो इसकी भी सेटिंग तकरीबन वही बनेगी। यहाँ पे जो रिलेज हैं उसकी जो पैरामीटर्स हमने जो सिलेक्ट किया है सर्किट ब्रेकर, IU का मतलब हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूस रेटेड करंट कैपेबिलिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जो कंटिन्यूसली कितना इसको करंट को वो फ्लो कर सकता है, दैट इज 3.2 किलो एम्प्स। ये इसकी शॉर्ट सर्किट कैपेबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूस करंट कैपेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ICT का मतलब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो पैरामीटर है 3200 एम्पेयर हमने उसको इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब टारगेट क्या है हमारे पास इस डायग्राम में। अच्छा, ये इसके पैरामीटर्स गिवन है, थोड़ा पैरामीटर्स देख लें फिर आगे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो केबल पैरामीटर गिवन है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेलल केबल्स हैं वो हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है इसके अंदर। ओके, तो जो केबल की इम्पिडेंसेस है 1 2 3, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ओके, ohms पर किलोमीटर, दैट इज 0.0105, 0.0167, और यहाँ हमारे पास जो जीरो सीक्वेंस टू पॉजिटिव सीक्वेंस रेशियो है वो है 4.96, एंड x0 टू x1 यानी कि जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस का जो रेशियो है वो 26.22 यानी कि रेशियो गिवन है। अच्छा, बाद दफ़ा हमने केबल की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है हायर टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर राइज करने से इसकी रेजिस्टेंस जो है बढ़ती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो हमारा उसमें जो मिनिमम जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो अफेक्ट होता है। सो इन सम केसेस वी हैव टू कंसीडर दिस रेजिस्टेंस वेरिएशन एज वेल। तो इस एग्जांपल में हम इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे उसका फार्मूला डायरेक्टली दिया हुआ है और उसको सॉल्व किया हुआ है डायरेक्टली। तो वो है R डैश यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द केबल एट 70 डिग्री के ऊपर क्या होगा कि डेल्टा टी, यानी कि 20 डिग्री माइनस 70 डिग्री या 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सो इट्स डेल्टा, एंड दे आर कोफिशिएंट 0.004 प्लस 1, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 टाइम्स होता है इसको अगर आप सॉल्व करें एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो मोटर पैरामीटर्स गिवन है उसमें हमारे पास पावर गिवन है। ठीक है, मोटर की पावर है 45 एंड 315, वी हैव रेटेड वोल्टेज 690, कॉस्ट फैक्टर, पावर फैक्टर यानी कॉस्ट फैक्टर आपको कह लें 0.87 और 0.85, startup current ratio, this is very important, 7.7 for 45 kilowatt and 6.8 for 315 kilowatt, and we have the efficiency of it यानी कि 0.934 और 0.94 आपके पास efficiency है दोनों मोटर की। we have already calculated the current here कि जो करंट जो फ्लो करेगा मोटर में, जो स्टडी स्टेट करंट या नॉर्मल ऑपरेशन करंट है वो आपका 46.3 एम्पेयर्स और 329 यानी अप्रोक्सीमेट 330 एम्पेयर्स जो फ्लो होगा वो 315 किलोवाट मोटर में फ्लो होगा। यहाँ पे फ्यूज जो कनेक्ट हैं कोरस्पॉन्डिंगली वो बता दिया, जो ये आपके पास 125 एम्पेयर का मतलब है कि ये फ्यूज की रेटेड कैपेबिलिटी यानी कि स्टडी स्टेट जो सिलेक्शन है फ्यूज की उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके पैरामीटर है। हम इसके कर्व को एनालाइज करेंगे बाद में कि चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन की क्या हमारा जो सिलेक्टिविटी है जो हमारे रिलेज में क्या वो अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। सो वी हैव टू HRC फ्यूजेस, one is 125 एम्पेयर and one is 630 एम्पेयर। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर पैरामीटर गिवन है। ट्रांसफार्मर पैरामीटर क्या है कि हमारे पास पैरामीटर आपको पहले बताया था, हाई वोल्टेज साइज इज 10.5 and 0.724, लो वोल्टेज साइज 3.2,
जो इसमें रेटेड करंट फ्लो होगा वो 2552 एम्पेयर है। परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंसेस गिवन है रेजिस्टेंस के साथ, और हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट रेशियो है इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो है 14.5। ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, इसको फाइंड आउट करना शुरू करें। सबसे पहले आपके पास आएगा इम्पिडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट, कैलकुलेशन आपने करनी है हर फॉल्ट के लिए, हर लोकेशन के ऊपर, यहाँ पे जो मैंने आपको डिफाइन किया है K1 K2 K3। तो यहाँ पे जो थेवेनिन इम्पिडेंस या इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकलेगी जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है। ठीक है, तो इम्पिडेंस ऑफ द शॉर्ट सर्किट। सेकंड आपने क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट एट फॉल्ट लोकेशन K1 K2 एंड K3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है सेटिंग्स फॉर द प्रोटेक्शन रिले ऑफ इनकमिंग फीडर्स। जो इनकमिंग फीडर उसको ELS से एब्रिवेट किया गया है, यानी कि इनकमिंग फीडर का मतलब हमारे पास ये वाले फीडर्स हैं। ठीक है, दीज आर द इनकमिंग फीडर्स, और ये हमारे पास कहलाते हैं बस कपलर्स। ठीक हो गया। अच्छा, selectivity check between HRC fuse in outgoing feeders to motor protection relay of the incoming feeder circuit breakers। यानी कि हमने जो फ्यूज सेलेक्ट किए हुए हैं उसके ऊपर हमने चेक करना है क्या सेलेक्टिविटी इंश्योर होती है कि नहीं, यानी कि हमने टाइम करंट जो कर्व होगा उसके ऊपर ड्रॉ करके देखना है कि हमारे पास जो सेलेक्टिविटी इंश्योर हो रही है कि नहीं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्विचिंग डिवाइस फॉर आउटगोइंग फीडर टू मोटर विच इंश्योर सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज में कि किसी एक मोटर के ऊपर जो है हमारे पास सिलेक्टिविटी इंश्योर नहीं होगी, तो उस केस में फिर हमने यहाँ पे चूज करना है कि वहाँ पर रिले कौन सी या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम सेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, सेटिंग फॉर द प्रोटेक्शन रिले ऑफ द आउटगोइंग फीडर स्विच। तो यानी कि जो आउटगोइंग फीडर जो होगा उसकी हम सेटिंग सेट करेंगे, और फिर एट दी हमने फाइंड आउट करना है टोटल ब्रेकिंग टाइम ऑफ द सर्किट ब्रेकर्स। जो हमारे पास तीनों जो सर्किट ब्रेकर्स के 4 सर्किट ब्रेकर्स होंगे उनका टोटल ब्रेकिंग टाइम कितना है। ठीक हो गया, प्रॉब्लम समझ आ गई आप लोगों को? चले मुझे कैलकुलेट करके बताएं। सबसे पहला वाला पार्ट, इम्पिडेंस ऑफ द शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन। ये मैं आपको सर्किट दे देता हूँ, पैरामीटर्स आप नोट डाउन कर लें। तो K1 के ऊपर, K2 और K3 के ऊपर आपके पास इम्पिडेंसेस क्या होंगी वो जरा बता दें, कैलकुलेट करें। K1 साथ साथ मुझे स्टेप जरा बताते रहिएगा, कौन सा स्टेप आप क्या चीज़ सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, और फिर मुझे बताएं। पैरामीटर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे शो कर दूंगा। जी सर, पैरामीटर बताएं सर।
जी अशर, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे अपस्ट्रीम ग्रिड के। जी बताएं क्या कैलकुलेट किया, किस तरीके से। अशर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी फिदा हुसैन, निकालिए अपने वैल्यू, वेरीफाई करें मेरे साथ। बताएं क्या वैल्यू कैलकुलेट की सबसे पहले, किसकी इंपेडेंस निकाली आपने। सर अभी नहीं निकाली सर। अच्छा जी, कैलकुलेशन ऑफ इम्पिडेंस, हमने सबसे पहले उसका अपस्ट्रीम ग्रिड जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो जेड क्यू मिनिमम फार्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ था, उसमें एक आपके पास नॉमिनल वोल्टेज आपने इस्तेमाल किया 10 kV का, और मिनिमम शॉर्ट सर्किट जो इम्पिडेंस, जो शॉर्ट सर्किट पावर गिवन है वो 250 MVA इसमें गिवन है। चूंकि हम मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करें तो एज पर स्टैंडर्ड हम इसको 1 इसको पिकअप करेंगे। ठीक है, जो आपके पास करेक्शन फैक्टर है दैट इज 1, तो इसकी जो इम्पिडेंस Z निकलता है वो तकरीबन 0.4 ओम है। फिर बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास कोई पैरामीटर x/r रेशो गिवन नहीं है तो यू कैन टेक ऑलमोस्ट 0.1 रेशो, r/x इज 0.1। तो उस सूरत के ऊपर जो आपके पास x जो होगा उस वो आप तकरीबन 0.995 टाइम्स जो होगा z के बराबर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू बनेगी 0.398 ओम। ठीक है, उसके अलावा देन ये जो इम्पिडेंस है इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है एट द फॉल्ट लेवल के ऊपर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बीच में आ रहा है, तो आप उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से है उसको स्क्वायर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास 0.724 डिवाइडेड बाई 10.5, मतलब फार्मूला इसका वही है जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, उसका डायरेक्ट फार्मूला ये है, तो आपके पास जो रिएक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी एट द फॉल्ट लेवल दैट इज 1.89 मिली ओम। ठीक है, सर और ये जो आर ट्रांसफर। है आपके पास, जो आर की वैल्यू निकलेगी वो मैंने आपको कहा था, जो अगर गिवन नहीं है तो 0.1 रेशियो होना चाहिए, तो एक्स का आप 0.1 टाइम्स ले लें तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी आर की, दैट वुड बी 0.04 ओम, एंड यू ट्रांसफॉर्म दैट एट द ट्रांसफॉर्मर लेवल, यानी सॉरी एट द फॉल्ट लेवल, देन द रेजिस्टेंस वुड बी 0.19 मिली ओम। ठीक है जी, बताएं क्या सवाल है। सर सर ये 0.724 डिवाइडेड बाई 10.5 ये ट्रांसफार्मर की रेशियो गिवन होगी। जी गिवन है ना, मैंने आपको पैरामीटर दिखाए तो थे, ऑब्वियसली बात है, तो ट्रांसफार्मर के पैरामीटर गिवन होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो अपस्ट्रीम जो ग्रिड है उसकी इम्पिडेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया एट फॉल्ट लेवल। उसके बाद हम ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंसेस कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव टू गो टू द टूवर्ड द फॉल्ट लेवल, तो यहाँ हमारे पास जो वोल्टेज है वो तकरीबन हमने 0.724 किलो वोल्ट हमने उसको ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेजेस आ गए और दैट इज आवर पावर। अच्छा, अब जब इसमें हमने नोट डाउन करनी है मिनिमम फॉल्ट, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसमें बाज़ दफ़ा हमें टॉलरेंस भी देखनी पड़ती है कि हमारे पास जो परसेंटेज जो इम्पिडेंस है उसमें कितनी टॉलरेंस हो सकती है फॉर सेफ्टी। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं 5%, तो इसमें जो 7% था उसका 5% हमने ऐड किया तो ये 7.35% उसमें आ गई। ठीक है, तो इम्पिडेंस इसमें हमने टॉलरेंस को कंसीडर किया, तो टोटल जो ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस निकलेगी एट लो वोल्टेज साइड दैट वुड बी 12.04 मिली ओम। इसी तरीके से परसेंटेज इम्पिडेंस के बाद हम परसेंटेज रेजिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टॉलरेंस को इतनी ज़्यादा कंसिडर नहीं की, उसकी वजह ये है कि इसमें डोमिनेंट पार्ट जो है वो आपका इम्पिडेंस का है। ठीक है, अगर आप ले भी लें इसका 5% तो दैट विल बी वेरी माइनर वैल्यू विच इज इन मिली ओम्स कैन नॉट बी सीन। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी वो 0.82 मिली ओम्स जो है तकरीबन ट्रांसफार्मर की आ जाती है। तो x जो हमारे पास निकलेगा ट्रांसफार्मर का वो तकरीबन निकलेगा 12.01 मिली ओम। ठीक है, z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यूजिंग दिस फार्मूला। उसके बाद जो मैंने रेशो इसमें ये होता है कि dy5 dy n5 जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर है,
उसकी कुछ न्यूमेरिकल तो नहीं है, बेसिकली उसकी जो कैलकुलेशन है जो हमने पावर सिस्टम एनालिसिस में पढ़ी थी, तो उसके मुताबिक जो ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस होती है वो तकरीबन 0.9 टाइम्स होगी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के। अगर अशर को ये न्यूमेरिकल याद है तो वो शायद बता सकता है कि हमने dy5n का जो ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस कैलकुलेट की थी, दैट वुड बी अबाउट लाइक दैट। ठीक है, यस। अच्छा जी, तो इसमें ज़ीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस जो है ट्रांसफार्मर की दैट इज़ 0.82 मिली ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 4 पैरामीटर्स जो है यहाँ पे आ गए। एक तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस चाहिए जो कि नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के भी बराबर होगा, और हमारे पास ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस भी हमें चाहिए। ठीक है, ये आगे मैं कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे ये इस्तेमाल हुई है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है 3 केबल्स हैं, केबल 1, 2 एंड 3। तो उसकी जो टोटल इम्पिडेंसेस है कंसीडरिंग द टेम्परेचर कोफिशिएंट यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस। इसका फार्मूला आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जो पर ओम्स पर किलोमीटर आपको गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें उसकी लेंथ से, तो आपके पास इम्पिडेंस तो रेजिस्टेंस आ जाती है, एंड देन यू हैव टू कंसीडर द टेम्परेचर्स एज वेल। ओके, तो केबल 1, केबल 2 एंड केबल 3 उसमें R/X रेशियो भी गिवन है, sorry R0 and X0 with respect to positive sequence impedance also is given, so you can calculate these parameter। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये सिंपल उस रिजल्ट्स को मैंने समराइज किया हुआ है। उसमें इस तरीके से है कि अप टू फॉल्ट K1 कितनी इम्पिडेंस हमारे पास आ रही है, तो उसमें एक होगी 0.19 प्लस 0.82, ये दोनों रेफर हैं लो वोल्टेज के ऊपर, और उसमें आपके पास आ रहा है केबल 0.36। ठीक है, तो इन तीनों का सम होगा जो फॉल्ट लेवल के ऊपर 1.37 मिली ओम्स जो है रेजिस्टेंस इसमें आ जाती है। इसी तरीके से जीरो सीक्वेंस रेजिस्टेंस क्या होगी, ग्रिड की कोई भी कैलकुलेट नहीं की, वी डोंट नीड दैट बिकॉज इट डजंट कंट्रीब्यूट ओवर देयर। उसके बाद हमारे पास क्योंकि हमने डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, जब डेल्टा कनेक्शन होता है तो दूसरी तरफ करंट फ्लो नहीं करता, दैट इज रिमेन एट द लो वोल्टेज साइड। ये बात क्लियर है यहाँ पे कि नहीं? ग्रिड की जो इम्पिडेंस है हमने क्यों नहीं कंसिडर की फॉर जीरो सीक्वेंस, क्योंकि ये इस साइड आपके पास डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जब फॉल्ट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वो यहाँ पे ट्रेवल नहीं करेगा, इट विल रिमेन एट दिस साइड। एंड फॉर द सिंगल फेज फॉल्ट के लिए लाजमी है कि यहाँ पे जो वाई कनेक्शन है वो ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ये वाई एन है, ठीक है, एन का मतलब न्यूट्रल है, N5 उसमें एंगल है, एन का मतलब न्यूट्रल भी है, और यहाँ पे ग्राउंड किया गया उसको या विद सम रेजिस्टेंस है। So for this case we don't need a zero sequence resistance and reactors for the grid। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसफार्मर की इसमें रेजिस्टेंस आ गई और फिर केबल की आ गई, एंड देन वी ऐड देम टुगेदर सो वी गेट द फॉल्ट इम्पिडेंस एट K1। इसी तरीके से हमारे पास X1 है एंड X0 है। अब जब क्योंकि ये रेडियल नेटवर्क है, अगर आपको नेटवर्क डायग्राम याद है तो यहाँ पे हमारे पास दो मोटर्स हैं, तो K2 फॉल्ट इज समवेयर हेयर एंड K3 इज समवेयर हेयर। तो अब जब हमने K2 के ऊपर इम्पिडेंस कैलकुलेट करें तो दिस इम्पिडेंस प्लस दिस केबल इम्पिडेंस आ जाएगी। तो वी हैव केबल 2 ओवर हेयर व्हिच हैज द R of 37.87 milli ohm, and then we just add this two, इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास 39.24 इम्पिडेंस आ जाती है। इसी तरीके से केबल 3 में आपके पास फॉल्ट इम्पिडेंस एट K1 प्लस केबल 3 इम्पिडेंस, तो इन दोनों का आप ऐड ऑन करें तो आपके पास फॉल्ट इम्पिडेंस आ जाएगी एट K3 विच इज 19.55। ठीक हो गया, और यही चीज़ हम जो है दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं।
ओके जी, वैल्यू समझ आ गई? सर ये ओके जो फॉल्ट एट K3 है, सर ये जो फॉल्ट एट K3 है, इसको सर थोड़ा सा रिपीट कर दें दोबारा। फॉल्ट एट K3 का मतलब यहाँ पे डायग्राम आप देख लें। बेसिकली हमने इस फॉल्ट की जब ये फॉल्ट आएगा तो हमने कैलकुलेट करनी है कि पीछे इम्पिडेंसेस अप टू स्ट्रीम कितनी इम्पिडेंस इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है। तो जाहिर सी बात है, सर हमने जब K1 के ऊपर कैलकुलेट किया जिसमें कंसीडर किया जाता है इस ट्रांसफार्मर की इम्पिडेंस, केबल इम्पिडेंस, एंड देन वी हैव ग्रिड इम्पिडेंस फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली, प्लस क्योंकि ये रेडियल नेटवर्क है दे आर इन सीरीज, प्लस द इम्पिडेंस ऑफ द केबल 3. So then we get the total impedance that is seen by the fault at K3 point. ठीक हो गया? यस सर। Okay. So this is first part जहाँ पे हमने तमाम impedances कैलकुलेट करनी थी न्यूमेरिकल में। अच्छा, अब उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है। अच्छा, मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट भी कैलकुलेट करना और मैक्सिमम मिनिमम 3 फेज शॉर्ट सर्किट प्लस मिनिमम सिंगल फेज शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करना। 3 फेज शॉर्ट सर्किट जो मेनली इस्तेमाल होगा वो इस्तेमाल होता है आर्किंग फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। और जो भी इसमें मिनिमम होगा वो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। तो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैसे कैलकुलेट होगा? अगेन वी हैव द पॉजिटिव सीक्वेंट इम्पीडेंस और उसमें ये है हमारे पास के जो सी फैक्टर है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड दैट वुड बी 0.95। नॉमिनल वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, दैट वुड बी कितना होगा? 0.96 के। ठीक है, 0.96 केवी का नेटवर्क है हमारे पास और हमारे पास √3 फार्मूले का है। इसी तरीके से जो सिंगल फेज फॉल्ट है, अगेन वी स्टडी दैट इन पावर सिस्टम एनालिसिस के उसका जो इक्विवेलेंट फॉल्ट सर्किट बनता है कैलकुलेट करने के लिए उसकी क्या फार्मूला है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास, इसकी पूरी डेरिवेशन है। उसमें ये होता है कि जो सिंगल फेज जिस पे फॉल्ट आया होता है वो 3 टाइम्स करंट फ्लो करवाता है 0 सीक्वेंस करंट के। ठीक है। सो दिस इज 3 फॉर दिस फार्मूला और 0 सीक्वेंस करंट का जो फार्मूला है दैट इज द अप्लाइड यानी प्री फॉल्ट वोल्टेज एट द फॉल्ट लोकेशन। सो इफ वी हैव 3 phases over here, ठीक है, और सिर्फ इस फेज के ऊपर फॉल्ट आया है तो यहाँ पे जो प्री फेज वोल्टेज है, बेसिकली दिस इज सप्लाई वोल्टेज, सॉरी, ये आपके पास सप्लाई वोल्टेज यानी कि प्री फॉल्ट वोल्टेज ही आप इसको कहेंगे, वो प्लस जो डिवाइड करेंगे 0 सीक्वेंस इम्पीडेंस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस विद फैक्टर 2। ये 2 का फैक्टर ये इस वजह से इस्तेमाल किया है कि हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होती है वो बराबर होती है नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के। तो इन दोनों को ऐड किया है तो दैट्स व्हाई वी हैव 2। और जो हमारे पास फॉल्ट इम्पीडेंस अगर कोई है तो उसको 3 टाइम्स उसके इफेक्ट हमने ऐड किया है। दिस इज आल्सो फ्रॉम द डेरिवेशन। ओके। तो इसको क्योंकि हमारे पास ZF की वैल्यू 0 है, फॉल्ट हमारे पास जो सॉलिड वोल्टेज फॉल्ट है यानी शॉर्ट सर्किट हम इसको कह रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी दिस फैक्टर इज रिड्यूस। सो एट द एंड हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट वुड बी लाइक दिस। ठीक है। तो हमने Z इम्पीडेंस जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस होगी फॉल्ट के ऊपर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें प्लस कर दें उसमें 0 सीक्वेंस इम्पीडेंस को। सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द मिनिमम सिंगल फेज फॉल्ट करंट। इसके अलावा जब अगर हमने आर्किंग फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो वो डिपेंड करता है मिनिमम 3 फेज फॉल्ट के ऊपर प्लस सम सॉर्ट ऑफ रिडक्शन फैक्टर। तो नॉर्मली जो रिडक्शन फैक्टर गिवन होते हैं स्टैंडर्ड्स में जो गाइडेड वैल्यू है, अगर आप स्विच गियर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू टेक 0.6, अगर आप मोटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो आप उसको करेंगे 0.8 कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट गाइडेड वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, दीज आर द पैरामीटर्स। तो यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है, देन वी मल्टीप्लाई 2 विद R1
ट्वाइस x1, ठीक है, और इन दोनों का एड ऑन हो जाएगा, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस 5.35 फॉर एट द फॉल्ट ऑफ K1, और K2 के ऊपर आएगा 36.35 मिलीओम एंड K3 के ऊपर आ जाएगा 164.61 मिलीओम। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से रिएक्टेंस पे ऐड ऑन होगा, फॉल्ट K1 के ऊपर जो रिएक्टेंस है, जो नेट आपके पास 52.34 है, 86.21 फॉर K2 एंड 132.06। अब जब इसका इस दोनों क्वांटिटी का मोड मॉड्यूलस लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड मोड लेना है आपने, तो वो तकरीबन बन जाता है 52.61। here we have 376.35 and 211.04 सॉरी 03 जो है मिली ओम्स हमारे पास इम्पिडेंस का मोड आ जाता है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे? सर इसमें जो 2R1 प्लस R0 वाली वैल्यू यहाँ पे टेबल में R1 वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की है ना, यहाँ पीछे ये रही R0 ये गिवन है ना यहाँ पे सारी, x0 इज देयर। ओके सर, ओके सर। तो आपके पास जो x1 की K1 के ऊपर है R0 आपके पास ये आ जाएगा, x0 विल बी दिस वन। K2 के ऊपर आपके पास आएगा 287 और ये 47.45, और K3 के ऊपर आ जाएगा 125 और 79। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, दूसरा जब मिनिमम फॉल्ट कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली देन वी गेट दिस फॉल्ट इम्पीडेंसेस एज वेल। तो हमारे पास जो 3 फेज फॉल्ट है मिनिमम, वो K1 फॉल्ट के ऊपर आ रहा है 26.2 किलो एम्स, K2 के ऊपर आएगा 88.6 किलो एम्स, और K3 के ऊपर आएगा तकरीबन 11.5 किलो एम्स। ठीक हो गया। मिनिमम फॉल्ट सिंगल फेज फॉल्ट अगर आप कैलकुलेट करें तो उस सूरत में हमारे पास 21.6 होगा K1 के ऊपर, 3 5.4 अकॉर्डिंगली K2 एंड K3। और अगर हम आर्किंग फॉल्ट की बात करें तो आर्किंग फॉल्ट हमारे पास तकरीबन 15.7 6.9 एंड 9.2 आ रहा है। तो K1 के ऊपर जो मिनिमम फॉल्ट है हमारे पास, इस सूरत में क्या हो जाएगा, वो 15.7 किलो एम्स होगा, हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जब K2 फॉल्ट के ऊपर होंगे तो उस वक्त हमारे पास जो मिनिमम फॉल्ट होगा दैट विल बी 3 किलो एम्स, और K3 के ऊपर हमारे पास मिनिमम फॉल्ट है वो 5.4 हमारे पास जो है मिनिमम फॉल्ट आएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? जी सर। एंड अगेन यहाँ मैंने सिंप्लीफाई कर दिया उस रिजल्ट्स को। तो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट फॉर हमने सिलेक्टिविटी अगर हमने चूज करनी है तो उसमें हमारे पास ये हमारे पास करंट के पैरामीटर्स हमने सिलेक्ट करने होंगे। चलिए आप बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोटेक्शन को ट्यून करने का या उसकी सेटिंग एडजस्ट करने का। हमने शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर दिए, ठीक है, इम्पीडेंस की वैल्यू पहले फर्स्ट हमने कैलकुलेट की। ओके, तो अब बताएं नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जी, सर्किट ब्रेकर सेटिंग कैलकुलेट करेंगे, और सर्किट ब्रेकर सेटिंग में सबसे पहले कौन सी चीज कैलकुलेट होगी? इन दोनों ब्रेकर्स के ऊपर फार्मूला याद है तो बताइए मुझे, क्या हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे? फार्मूला तो नहीं है, अलबत्ता वो प्रिंसिपल है, जी बताएं। जी याद है कुछ कि नहीं? जो दो हमारे पास रेंज होती है, सेफ्टी एक तो फैक्टर वाली जो रेंजेस थी सर। एक तो इंस्टेंटेनियस
प्रोटेक्शन है, इंस्टेंटेनियस काम करना है, और सिलेक्टिविटी दूसरा आपके पास रेंज आएगा डेफिनेट टाइम करंट रिलेज अगर आप यूज कर रहे हैं तो, जिसमें आप क्या कह सकते हैं करंट और थ्रेशोल्ड सेट करना है, करंट का थ्रेशोल्ड और टाइम सेटिंग सेट करनी है। तो सबसे पहले करंट का थ्रेशोल्ड होगा सेट, उसका क्या फार्मूला है जरा बताइए मुझे। मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में बताया था, वो क्या फार्मूला होगा। जी फार्मूला बताइए ना, किसी को याद नहीं है, या कंडीशन बताएं, फार्मूला तो नहीं है वो, कंडीशन है, एप्लीकेशन है कि करंट किससे बड़ा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, what should be over here and what should be over here। सर एक तरफ तो था शायद मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ एलवी साइड, यहाँ पे उस तरफ दूसरी तरफ मैक्सिमम, याद नहीं एग्जैक्ट। एक तरफ आएगा स्टडी स्टेट करंट, ठीक है, क्यों, यहाँ पे आएगा मैक्सिमम स्टडी स्टेट करंट,